हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यूनिट 1 कस्टम ड्यूटी कंप्लीट किया। आज हम यूनिट 3, जैसे कि मैं आपको बोला था, यूनिट 2 जो सीजी एक्साइज ड्यूटी है, वो मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता। तो आज हम यूनिट 3 जीएसटी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आज ही ये यूनिट ख़त्म हो जाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आने पर लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो जीएसटी डेफिनेशन। जो जीएसटी की जो डेफिनेशन है, जीएसटी क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अपन सब पेमेंट करते हैं, क्योंकि जीएसटी हर आइटम में लगता है। जिसमें नहीं लगता उसमें भी बिल में अपने में लिखा रहता है जीएसटी। अगर जो रजिस्टर्ड सप्लायर बिल देगा ना, तो वो जीएसटी का बिल देगा। ओके, उसकी बिल में लिखा रहता है जीएसटी @0% 0% ठीक है, पर जीएसटी लिखा जरूर मिलेगा, उसमें उनका जीएसटी नंबर सब मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए जीएसटी डेफिनेशन क्या होता है देखते हैं। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है ऑन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी, जिसको अपन एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं। ओके, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड बाय द पर्सन्स। जो पर्सन कोई भी गुड्स या सर्विस या फिर दोनों सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी, उसमें जो टैक्स लिया जा रहा है, उसको बोला जाता है जीएसटी। ओके, फिर क्या लिखा है? इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स विच इज चार्ज ऑन एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लाइन लिखी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये समझाता हूँ मैं। अपन ने स्टार्टिंग में सामान खरीदा 10,000 का, अपने को जीएसटी पेमेंट किया करना पड़ा 12%। ओके, इसमें अपन अपना मार्जिन जोड़े 10%, मतलब प्रॉफिट जोड़े। अपन क्या किए, 10,000 में 12%, तो 1200 आया। 10,000 प्लस 1200 11,200। ओके, इसमें अपन प्लस किए अपना 10% की मार्जिन, तो 12,320 आया। ओके, अब इसमें अपन निकालेंगे वापस 12%। इससे क्या होगा? जैसे 10,000 है ना, अभी 10,000 में 12% अपन पेमेंट किए। ओके, अब समझ लीजिए, अब आपने दूसरे सप्लायर को गुड्स को सप्लाई किया। ओके, अब सामने वाला तो 10,000 में बेचेगा नहीं उसको, या 10,000 में नहीं, 10,000 प्लस 12% 11,200 में भी नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि इतनी तो उसकी कॉस्ट आ रही है ना भाई साहब, अरे इतनी तो कॉस्ट आ रही है उसकी, तो इसीलिए वो अपना खुद का मार्जिन जोड़ेगा। समझ लीजिए उसने गुड्स को बेचा 15,000 में। ठीक है, इसका जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा 12%। तो देखिए 15,000 इंटू 12% 1,800 आ रहा है। देखिए, पर इसमें से उसने 1,200 ऑलरेडी पेमेंट करके रखा है। इतने में अमाउंट में से उसने 1,200 पहले ही पेमेंट करके रखा। कहाँ पे? जब ये अमाउंट खरीद के लाया था तब। ठीक है, तो इसमें से 1,200 माइनस कर देंगे, तो अब इस बार जब वो सप्लाई कर रहे हैं तो उसको 600 और पेमेंट करना है। ये जो पेमेंट करके रखा है इसको बोलते हैं आईटीसी, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, ये उसी को मिलती है जो रजिस्टर्ड सप्लायर होता है। ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड रहता है उसको नहीं मिलेगी ये। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब देखिए, एक तो मैं दोनों के बीच में एक डिफरेंस टाइप का लिखा हूँ, टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको अपन बोलते हैं इनकम टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको अपन बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी एंड ऑल। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। इंसिडेंस मतलब जिसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंस। मतलब जो पेमेंट करता है, लाइबिलिटी भी उसी के ऊपर आ रही है और पेमेंट भी वही कर रहा है। मतलब समझ लीजिए, आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया और होमवर्क भी आप ही कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ मेरी तरह होशियार बच्चे होते हैं जिनको होमवर्क मिला मेरे को, पर हम किसी और से कराएंगे। समझ में आया? आपको होमवर्क मिला और आप ही होमवर्क कर रहे हैं, और मेरे केस में क्या है, हमको होमवर्क मिला पर हम किसी और से करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए समझेंगे आप इसको। जिस पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी आई है वही बियर करेगा, जिसके ऊपर लाइबिलिटी आई है वही बियर करेगा टैक्स को। ठीक है, वही पेमेंट करेगा। इधर देखिए, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट
कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब जो मैं आपको यहाँ पे बताया, ये भाई साहब 10,000 में 12% दिए, तो 11,200 इनकी कॉस्ट आ गई। अब 11,200 में तो बेचेंगे नहीं, समझ लीजिए उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो अनरजिस्टर्ड है, तो 11,200 में तो नहीं बेचेंगे, उसमें वो अपना प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, तो 11,200 की बजाय हम उसको 15,000 में बेचेंगे। ओके, तो 15,000 में जब बेचेंगे तो 11,200 आया, ठीक है, 3,800 का प्रॉफिट अभी भी कमा रहे हैं। तो वो जीएसटी को किससे कलेक्ट किए, किससे वो पैसा ले लिए जीएसटी का? कंज्यूमर से। आप कोई भी दुकान में जाएंगे तो जो जीएसटी की लाइबिलिटी आती है ना, वो सप्लायर के ऊपर आती है, मतलब जिनसे आप सामान खरीद रहे हैं ना, वो लाइबल है जीएसटी का पेमेंट करने के लिए। पर वो जो लाइबल है, जो सप्लायर है, वो आपसे कलेक्ट करता है इन द नेम ऑफ जीएसटी। आप कोई भी बिल देखेंगे उसमें लिखा रहता है जीएसटी। ओके, प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव मतलब जो जितना ज़्यादा अमीर है वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा, डायरेक्ट टैक्स की बात करें, और ये रिग्रेसिव है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीपीएल वाले हो, चाहे वो एपीएल वाला हो, सबके ऊपर सेम लाइबिलिटी आएगी जीएसटी की। ऐसा नहीं बोल सकता भाई हम तो बीपीएल वाले, हम क्यों देंगे टैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, आपको देना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट की अपनी एक लाइबिलिटी होती है, अपना एक परसेंटेज होता है जीएसटी का। ओके, उसके बाद देखिए फीचर्स। ये अपने बीकॉम की निकिता में 15 या 20 फीचर्स दिए हैं, पर मैं आपको मेन फीचर्स बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा याद करना होगा तो आप अपने भाई, आपका इच्छा, आपकी, आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं। इतना ये मेन फीचर्स है। ओके, ठीक है, फीचर्स क्या है? एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब डायरेक्ट टैक्स ना बहुत कम लोग पेमेंट करते हैं। मान लीजिए टोटल 10% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्ट टैक्स पे, इनकम टैक्स पे कर रही है, पर जो जीएसटी होता है ना, वो 100% लोग पे करते हैं। ठीक है, जीएसटी जो अपना जो गवर्नमेंट को जो कमाई होती है ना, उसका मोर देन 50% जीएसटी से कमाई होती है। मोर देन 50% जीएसटी से कमाई होती है। ठीक है, अब समझ में आया? टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। जो पर्सन सप्लाइंग द कमोडिटीज या फिर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज या फिर बोथ, उसके ऊपर टैक्स लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ये जो मैं अभी एग्जांपल लिया, आपके ऊपर चार्ज हो रहा है बट सप्लायर कंज्यूमर्स के ऊपर शिफ्ट कर देता है। ओके, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। अच्छा, कभी तो अपने माइंड में आएगा ना, यार हमारे ऊपर तो चार्ज ही नहीं हो रहा है, हम क्यों पेमेंट कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे पेमेंट? भाई सप्लायर इज लायबल टू पे द जीएसटी, सो हम क्यों पेमेंट कर रहे हैं, हमसे क्यों वसूल रहा है, वो वसूली क्यों कर रहा है हमसे? तो देखिए, इसलिए वसूली कर रहा है, इसकी वजह से। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, आपको ना एक झटका नहीं लगता है जीएसटी का, अरे जीएसटी इतना सारा, क्योंकि जीएसटी बहुत स्मॉल अमाउंट होती है। इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी आती है, नॉर्मली जो आईटीआर फाइल करते हैं उनको पता होगा, जिन लोग की लाइबिलिटी आती है 10,000, ठीक है, किसी की 12,000, ठीक है, 10,000 तो बहुत कम बोल रहा हूँ, 12,000, 18,000, 30,000, ऐसी लाइबिलिटीज आती हैं। 1 लाख प्लस की भी लाइबिलिटी आती है इनकम टैक्स की। पर जो जीएसटी का जो अमाउंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं सुनिए, 17 रुपये, 20 रुपये, 1,000, 2,000 मैक्सिमम, 1,000, 2,000, 2,000 भी बहुत कम जाता है, 1,000 तक एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तब ना। अब सप्लायर की बात छोड़ दीजिए ना, सप्लायर बल्क में माल खरीदता है, आप बल्क में नहीं लेंगे, आप एक ही प्रोडक्ट लेंगे, बल्क में 10,000, 20,000 लग रहा है, पर आप अकेले एक प्रोडक्ट लेंगे तो 17 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसा लगता है। ठीक है, कभी आप अपना बिल देखिएगा, कोई भी सामान मंगाए होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको बिल मिला होगा, देखिएगा आप, आपके में कितना रुपए दिया है जीएसटी का, बताइएगा कमेंट करके। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होता है? देखिए, आप ये तो आपको पता है ना, अगर जीएसटी लगेगी तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, है ना, और जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा, दैट्स वाई इट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। ओके, वाइडर टैक्स बेस, ये बात वही हो गई कि इनकम टैक्स कम लोग पेमेंट करते हैं, बट जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ पीपल्स। ठीक है, प्रमोट सोशल वेलफेयर, ये फालतू वाला पॉइंट है, इसमें क्या बोलते हैं पता है? इसके डिटेल्स में लिखा है कि जो टोबैकोज होते हैं या फिर जो भी ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें हम जीएसटी हायर रेट में लगाते हैं।
इससे क्या होगा, सामने वाला नशा करना छोड़ेगा, इससे क्या होगा, सोशल वेलफेयर बनेगा। बट जो नशा करते हैं उन लोग को आप अगर कोई भी नशे वाली चीज़ों को 10 रुपए की आती है जिसको आप 100 रुपए में देंगे ना, तो भी सामने वाला खरीदेगा। दैट्स वाई दिस पॉइंट इज़ नॉट सो रिलेवेंट फॉर मी, बट भाई आपके मेन फीचर्स में है इसलिए मैं इसको लिखवा दिया। और रिग्रेसिव इन नेचर तो ये समझ में आ गया, अमीर हो गरीब हो एपीएल हो बीपीएल हो सबके ऊपर एक ही लाइबिलिटी आती है, सेम लाइबिलिटी। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी के फायदे क्या है। एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। देखिए जब जीएसटी नहीं था ना तो क्या हुआ करता था, ये कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, फिर वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था, सबसे मेन तो यही था। ये सब में क्या था ना कि कोई प्रोडक्ट में अगर एक बार लग चुका है तो दूसरा टैक्स दूसरी बार वापस लगेगा, सेम, मतलब एक तरह से डबल टैक्सेशन था, जो जीएसटी आने के बाद खत्म हो गया, क्योंकि जीएसटी पूरे होल ओवर इंडिया में एक ही टाइप का जीएसटी का लॉ है, पूरे स्टेट में सेम लॉ है, कोई स्टेट में अलग अलग लॉ नहीं है, खाली आपकी लाइबिलिटीज़ के लिए अलग अलग लॉ हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरीज स्टेट होते हैं, तो ये सब बात अलग आ गई। फिर क्या, इंक्रीजेस इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट की रेवेन्यू कैसे बढ़ती है, तो आपको मैं समझा दिया हूँ कि भाई लोगों से जीएसटी वसूलते हैं और जीएसटी ज़्यादा लोग, मतलब जीएसटी ज़्यादा लोगों से लिया जाता है, इनकम टैक्स कम लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है, मोर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, ये क्यों हुआ, देखिए जब तक जीएसटी नहीं था ना, देखिए जीएसटी आने के बाद सबसे पहले तो एचएसएन आया। एचएसएन मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। एचएसएन कोड हुआ करता है, जिन लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे ना, जो बिजनेसमैन, उन लोग को पता होगा। एचएसएन नंबर से क्या होता है ना, हर प्रोडक्ट का एक अलग एचएसएन नंबर होता है, एक यूनिक एचएसएन नंबर। ठीक है, उससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स में जो कंपटीशन है वो बढ़ते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, सबकी कॉस्ट सिमिलर आती है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सबकी कॉस्ट में सेम टाइप की आती है जीएसटी की वजह से। वैल्यू एडेड में क्या होता था, इस स्टेट में अलग लगेगा, इस स्टेट में अलग लगेगा, इस स्टेट में अलग लगेगा। ठीक है, नॉर्मली। और क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ये भी वही बात हो गई, जीएसटी पूरे होल ओवर इंडिया सेम लॉ है। ठीक है, आप यहाँ पे खरीदो वहाँ पे खरीदो, उस प्रोडक्ट में यही जीएसटी का रेट है, मतलब जीएसटी का जो रेट होता है ना, हर स्टेट, पूरे स्टेट में सेम रेट रहता है जीएसटी का। ठीक है, और बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये भी एक फीचर्स है, इसका डिटेल मेरे को भी नहीं पता भाई, बेनिफिट है मतलब। उसके बाद देखिए, अब निकिता में आते हैं, एक चीज़ एडवांटेज ऑफ जीएसटी है कि एडवांटेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी के फ़ायदे क्या क्या है। तो पहले तो कॉमन मैन फ्रेंडली, मतलब कॉमन मैन अपने लिए क्या फ़ायदे है, अपन कॉमन मैन, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ओके, ह्यूज नंबर ऑफ आइटम्स आर आइदर टैक्स एग्जेम्प्ट और इन 5% ऑफ टैक्स स्लैब। क्या बोल रहे हैं, कॉमन मैन के लिए जो आइटम यूज होते हैं ना, कॉमन मैन की बात करें, ठीक है, तो उसमें ना बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ आइटम है जिसमें जीएसटी या तो एग्जेम्प्ट है, जिसमें 0% जीएसटी लगता है, और या फिर 5% ऑफ जीएसटी लगता है। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट टू द पुअर एंड द कॉमन मैन, बात वही होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट बेनिफिट मिल रहा है, पुअर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है। ठीक है, ये वापस थर्ड पॉइंट भी सेम टू सेम वही दे, आप बीकॉम में ना आप एक ही पॉइंट के 3 पॉइंट बना लीजिए, ये तीनों पॉइंट सेम ही है। ठीक है, तीनों में सेम एक्सप्लेनेशन लिखिएगा अपने मन से। उसके बाद क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉल ट्रेडर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये समझ में नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉल ट्रेडर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये समझा रहा हूँ ना मैं आपको। जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं ना, वो उनको भी बड़ा होने का ना एक मतलब मौका मिलता है। लेवल ट्रेडिंग, लेवल प्लेइंग फील्ड है, मतलब सब एक दूसरे के इक्वल है, कोई एक दूसरे के ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, ये इनकम टैक्स नहीं है, ये जीएसटी है, सबके ऊपर सेम लाइबिलिटी आएगा। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, सिंगल टैक्स सिस्टम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। सिंगल टैक्स सिस्टम है, मतलब एक बार इस गुड्स में आप जीएसटी पेमेंट कर चुके हैं तो वापस इसी गुड्स में उसी वैल्यू में आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा ना, सर्विस में भी ऐसे ही सेम टू सेम वही चीज़ है। ठीक है, और रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन भी होता है गुड्स एंड सर्विसेज में। कैसे, पहले आपको 3-4 प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। ठीक है, 3-4 टाइप के टैक्स देने पड़ते थे, तो अब वो नहीं देना पड़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है,
कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो चुका, कास्केडिंग खत्म हुआ, उससे क्या हुआ, आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है ना वो भी कम हो गया, ठीक है। और यूनिफॉर्म प्राइजेस जो मैं आपको बताया, पूरे कंट्री में सिमिलर प्राइजेस रहते हैं, हर स्टेट में सिमिलर प्राइजेस रहते हैं, उससे कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, एडवांटेज फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले सबके रजिस्ट्रेशन का जो वो होता है ना प्रोसीजर सेम रहता है, ड्यूटी पेमेंट भी सेम डेट में रहती है, मतलब जो ड्यू डेट आती है ना वो सब, रिटर्न भी सेम डेट रहता है, और रिफंड ऑफ टैक्सेस भी सेम टाइम में ही आता है, ठीक है। और सीमलेस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ये ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज को मिल जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पशन के भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस जो बताया था मैं आपको पहले, वैल्यू एडेड टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी लगता था, कस्टम ड्यूटी लगता था, ये सब नहीं लगता, खाली एक ही टैक्स देना है भाई साहब, जीएसटी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उससे क्या होगा, डबल टैक्सेशन को मतलब अपन छोड़ रहे हैं, ठीक है, एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेशनल मार्केट आपका जो बन रहा था वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट बेनिफिट्स टू इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी वही है, नेशनल मार्केट मिलेंगे, ठीक है। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव था वो डेवलप होगा, इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होगी, एक्सपोर्ट इंप्रूव होगा अपना, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए इसका मतलब क्या है, आप ना जैसे टोल प्लाजा में जाते हैं अपन देते हैं ना पैसे, वैसे ही ना इसमें क्या था कि आप इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं कोई भी गुड्स, तो आपको वहाँ पे ना उसका स्टेट का जो वैट होता है ना वो देना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है, आप एक जगह जीएसटी पेमेंट कर दिए ना, अब अगली जगह जाएंगे तो वहाँ पे भी वही जीएसटी से काम चल जाएगा, आपको वापस पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रीडम है यहाँ पे मूवमेंट के लिए, ठीक है। चलिए ये था इतना। अब लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट नहीं है, हाँ सेकेंड लास्ट है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी को क्लासीफाई किया गया है, तो यहाँ पे ना अपने इंडिया में डुअल जीएसटी है। डुअल जीएसटी मतलब इसमें सेंट्रल का भी पावर है, स्टेट का भी पावर है। तो देखिए अगर इंट्रा स्टेट मतलब होता है सेम स्टेट में सप्लाई करना, सेम स्टेट। अब देखिए इसको इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज क्या होंगे, तो देखिए मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। ए पहले आता है ना, तो एक ए जो है छोटा टर्म है, और ई बाद में आता है ना इंटर में, तो ई जो है ना वो बड़ा टर्म है, ठीक है। तो देखिए छोटा टर्म मतलब छोटी जगह में सप्लाई हो रहा है, एक ही स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं। बड़ा टर्म मतलब बड़ी जगह में सप्लाई हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, हम अपना स्टेट ही चेंज कर रहे हैं, ओके। चलिए तो इंटर स्टेट सप्लाई में यहाँ पे सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगता है, ठीक है। और अगर यूटी सप्लाई यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है तो एसजीएसटी की जगह यूजीएसटी लगेगा, ठीक है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल का जीएसटी, स्टेट का, और ये एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी इन इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगता है, आईजीएसटी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। बात यहाँ पे वही आती है, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी है ना, यहाँ पे भी वही है, इसके अंदर में शामिल है। वो स्टेट का पैसा उसको मिलेगा, बट वो जीएसटी काउंसिल उसको अलग से देगी, अपन को आईजीएसटी पेमेंट करना है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, अब अगर ये 100% है ना, तो ये इन दोनों में बढ़ जाएगा, ये 50% हो जाएगा, ये भी 50% हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ लीजिए टोटल जीएसटी जो है वो 18% है, तो ये दोनों में 50-50% बढ़ जाएगा, मतलब 9% ये 9% ये, और ये कितना हो जाएगा 18%, पूरा 100% ये। समझ में आया कैसे आता है एसजीएसटी और सीजीएसटी का अमाउंट, कैसे आता है इसका परसेंटेज। तो जो आपको टोटल जीएसटी रेट दिया रहेगा ना, इसका 50-50% करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये टोटल जीएसटी या आईजीएसटी का रेट होता है। समझ में आया। चलिए लास्ट टॉपिक, भाई जल्दी ख़त्म हो गया, मेरे को लगा नहीं था इतनी जल्दी ख़त्म होगा। चलिए लास्ट टॉपिक है जीएसटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट। देखिए आर्टिकल कौन सा आर्टिकल, 279A, किस चीज का आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल। पावर देता है किसको, प्रेसिडेंट को, टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम, जॉइंट फोरम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, जिसको अपन बोलेंगे जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के लिए पावर किसको देती है, कौन बनाता है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसको पावर कौन देता है, तो आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स कब आया ये, तो 12 सितंबर 2016 में, ठीक है। उसके बाद इसका चेयरमैन कौन होता है, तो
तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन है। ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन है, ठीक है। एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द स्टेट एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर आर मेंबर्स। क्या क्या है? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या फिर टैक्सेशन, ठीक है, या कोई भी अदर मिनिस्टर जो कि स्टेट या फिर यूटी नॉमिनेट कर रही है उसको, उस मेंबर को, ठीक है, उस पर्सन को, ठीक है, उस मिनिस्टर को, तो वो उसके मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? पहले क्या है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है पूरे इंडिया का, वो इसका चेयरमैन है, ठीक है, ठीक है। सेकंड में क्या है, जो मिनिस्टर इंचार्ज है फाइनेंस का, टैक्सेशन का, वो या फिर कोई भी अदर मिनिस्टर जो स्टेट या यूटी नॉमिनेट करते उसको, ठीक है, वो इसके बन जाएंगे मेंबर, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका फंक्शन, ये होता क्या है, क्या काम क्या करता है ये। तो इसका काम क्या है, अच्छे से सुनिए। ये रिकमेंड करता है यूनियन को, यूनियन मतलब सेंट्रल को और स्टेट को, इंपॉर्टेंट इश्यूज मतलब इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि टैक्स का रेट क्या होगा, कौन कौन से गुड को एग्जेम्प्ट करना है, एटसेट्रा, ठीक है। और ये स्पेशल प्रोविजन बताएगा रिगार्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को ना बहुत सारे फायदे मिलते हैं, ठीक है, उन लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक क्या है, वो रिकमेंड करेगा वो डेट जिस दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जीएसटी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी तो चार्ज हो रहा है पर अभी वसूल नहीं ले रहे हैं अपन, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जीएसटी लगेगा, पर कब से लगेगा, जिस दिन जीएसटी काउंसिल बोल देगी, जिस डेट से जीएसटी काउंसिल बोलेगी उस डेट से लगेगा, ऐसा भी लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही था आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3। ये पूरा आपका यूनिट 3 खत्म होता है जीएसटी का। और प्लीज़ एक बार ना आप लोग निकिता को पूरा ऊपर से फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक एक बार रीड कर लीजिएगा, समझिएगा। और अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कवर नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में कवर नहीं किया हूँ, बस मैं उसके बारे में कुछ कुछ बता दिया हूँ आपको, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा पॉइंट लग रहा है आपको जो कवर नहीं हुआ है या फिर जो समझ में नहीं आया, तो मेरे को आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।